आज का पाठ है हमारा पाजेब। पाजेब जैसा कि हर कोई जानता है कि पैरों में पहनने वाले जो आभूषण होते हैं उन्हें पाजेब बोलते हैं, जिसे आम भाषा में पायल भी कहा जाता है। इस पाठ के जो लेखक हैं यानी रचनाकार जो हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार जी। और पाठ को पढ़ने से पहले हम इनका लेखक परिचय पढ़ेंगे, जिससे कि जैनेन्द्र कुमार के विषय में थोड़ी जानकारी लें और उसके बाद इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद उत्तर युग यानी प्रेमचंद्र युग के बाद वाला जो युग है प्रेमचंदोत्तर युग, उसके प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी में अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। तो यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार का जो जन्म है वो बताया गया है कि यूपी में हुआ है, यूपी के अलीगढ़ में, और वहाँ कौड़ियागंज नामक कस्बा है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। और सन है सन 1905। और ये कब के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार और कथाकार, निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं, प्रेमचंदोत्तर युग के रूप में। इनके पिता का नाम प्यारेलाल एवं माता जी का नाम जो है श्रीमती रामदेवी था। इनकी जो प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा है वो जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए वो काशी विद्यालय आए। तो मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वो अपनी उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए काशी विश्वविद्यालय गए। और परंतु वहाँ पर महात्मा गांधी के सन 1921 के आंदोलन का इन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर आंदोलन के उत्साही कार्यकर्ता बन गए। तो कहने का अर्थ है कि मैट्रिक पास करने के बाद जब इन्हें हायर एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय जाने की ज़रूरत पड़ी तो ये काशी विश्वविद्यालय गए, लेकिन वहाँ पर उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा और उनके साथ जो 1921 में आंदोलन चला उसका प्रभाव इतना पड़ा कि इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर उस आंदोलन में बड़े ही उत्साह से उसके कार्यकर्ता बन गए। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों एवं उपन्यासों के द्वारा हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। जैनेन्द्र जी जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से वो इस रूप में जाने जाते हैं, चाहे वो कहानी हो चाहे वो उपन्यास, वो एक मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन करते हैं, लेकर आते हैं। जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में बाजार दर्शन नाम से पाठ जो है वो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित, उसमें भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक मनोवैज्ञानिक पक्ष सामने रखा है कि किस तरह व्यक्ति मन के वश में आकर कितना नुकसान कर लेता है। तो इनकी जो कहानियाँ, उपन्यास हैं यानी इनकी जो रचनाएं हैं वो मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन करते हैं। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान जो है वो एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। और एक रचनाकार के रूप में तो इनकी पहचान है ही, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर, बहुत डीप थिंकर जो है उसके रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को बहुत ही सरल एवं अनौपचारिक सी दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया। तो इन सभी विषयों का इस्तेमाल किया उन्होंने और इस पर बहुत ही सरल और अनौपचारिक, यानी इसमें इन्होंने किसी भी औपचारिकता का इस्तेमाल नहीं किया। औपचारिकता होती है जहाँ पे आप नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। अनौपचारिकता जहाँ पे आप नियमों की फिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ अपना काम करते हैं अपने तरीके से। इनकी लगभग 200 कहानियाँ हैं जो जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियाँ नाम से 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रेमचंद की 300 कहानियां हैं और मानसरोवर के 8 भागों में मिलती हैं, वैसे जैनेन्द्र जी की 200 कहानियां हैं जो कि जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से बुक में मिलती हैं एक साथ, और वो बुक जो है 8 भागों में प्रकाशित हो चुकी है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है। यानी हम मेंटली जो बहुत डिस्टर्ब्ड रहते हैं आंतरिक रूप से, हम अपने अंतर में जो बहुत समस्याओं से जूझते हैं, जिसकी चर्चा लोग ना तो करते हैं और ना ही जल्दी से उसका कोई निवारण देते हैं, उस संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता जो है, इन्होंने आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया, जिससे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि मिलती है, संवेदनशीलता मिलती है और दर्शन की गंभीरता भी प्राप्त हुई। दर्शन यानी फिलॉसफी, एक फिलोसफिकल वे भी मिलता है इनकी कहानियों को और इनकी रचनाओं को। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की, यानी पुराने तरीके से हिंदी कहानी को लिखने की बजाय इन्होंने नई शैलियों को इस्तेमाल में लाया है।
इन पर गांधीवादी दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। और हमने शुरू में ही पढ़ा कि इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर गांधी से प्रभावित होकर, उनके आंदोलन से प्रभावित होकर आंदोलन में शामिल हो गए थे, तो उनके दर्शन का उन पर पर्याप्त प्रभाव तो पड़ना ही था। जैनेन्द्र की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जो कि हिंदी साहित्य के ही एक रचनाकारों में से प्रसिद्ध रचनाकार हैं। इन्होंने इन पर अपनी एक रचना लिखी है, उपन्यास, फांसी, जयसंधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब जो कि कहानी संग्रह है, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार वल्लरी, प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य जो कि निबंध संग्रह है, ये और वे जो कि संस्मरण है, ये और वे संस्मरण है, मंदालिनी, पाप और प्रकाश नाटक हैं। प्रमुख इनको कुछ पुरस्कार जो मिले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। अब जो पाठ है पाजेब, उसका हम एक परिचय लेंगे, उसके बाद पाठ को समझेंगे। पाजेब जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव और रोचक, सशक्त एवं मार्मिक कहानी है। इस कहानी में मुन्नी की पाजेब खो जाती है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी समझा जाता है। वह अबोध यानी नासमझ अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाता और नासमझ है, अभी इसी उम्र में है और इसीलिए अपने आप को वो साफ जाहिर भी नहीं कर पाता। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है और अंत में बुआ के आने पर स्थिति स्पष्ट होती है कि पाजेब जो है वो बुआ के साथ चली गई थी और बालक जो है निरपराध प्रमाणित होता है। यानी बालक जो है उसने अपराध नहीं किया है, ये चीज़ प्रमाणित हो जाती है बुआ के माध्यम से। इस प्रकार जो कहानी का उद्देश्य है वो ये कि बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। बालक अबोध होते हैं, यानी बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो नासमझ होते हैं। उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है, यानी वो कोमल बुद्धि के होते हैं और वो तर्क नहीं करते हैं, ना वो कर पाते हैं। वे अपनी बात को स्पष्ट भी नहीं कर पाते, ना तो साफ तौर पर अपनी बातों को रख पाते हैं। स्नेह यानी प्यार, भय यानी डर और प्रलोभन यानी लालच के कारण अपराधी ना होने पर भी वे अपराध स्वीकार कर लेते हैं। और आशुतोष की यही स्थिति है, उसने ना तो पाजेब चुराई, ना छुन्नू को दी और ना पतंग वाले को बेची। फिर भी वह पिता के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है और एक एक करके सारे अपराध स्वीकार कर लेता है, परंतु अंत में निरपराधी सिद्ध होता है। निरपराधी यानी जिसने अपराध ना किया हो। और बहुत ही सरल सा जो है आप देखेंगे कि इस कहानी का एक शीर्षक होने के साथ साथ विषय भी बहुत शीर्षक है। कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। मूल पाठ इस प्रकार है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। फैशन जैसा कि हर चीज़ का चलता है, कपड़ों का, ज्वेलरी का और बैग्स का, वॉलेट्स का, हर तरीके की चीज़ों का जो है एक ट्रेंड चलता है। ऐसे ही बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है, यानी पैरों में वो अच्छी लगती है पहनने के बाद। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो निज का आकार कुछ है ही नहीं। यानी पाजेब की डिजाइन ऐसी होती है जो एक कड़ी से दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती हैं, जैसे मानो उनका अपना कुछ आकार होता ही नहीं। जिस पाँव में पड़े उसी से अनुकूल रहती हैं, यानी कि वो पाँव में पहनने के बाद उसी के रूप में ढल जाती हैं। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए, एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहन ली, देखा देखी। और इस देखा देखी में इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया है। और इस तरीके से जब किसी चीज़ का ट्रेंड चल जाता है तो एक दूसरे का देखा हर कोई अपने पैरों में वो पाजेब जो कि ट्रेंड हो चुका है, आजकल ट्रेंडी पाजेब है, वो हर कोई पहना हुआ दिख रहा है और ना पहन पाना की स्थिति जो है बड़ी मुश्किल सी दिखती है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ वही जैसी रुक्मिन पहनती है, जैसे शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ
तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। और यहाँ पर मुन्नी ने फरमाइश रखी कि उसे पाजेब लेनी है, वही जो आजकल हर कोई पहने घूम रहा है, और आज ही उसे चाहिए। और उस पर भी जब बुआ आ जाती है तब तो वो बिल्कुल मानने वाली नहीं थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेते आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ छमकती फिरी। रुक्मीन के पास गई और कहा, देख रुक्मीन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सब ने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ भी की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियां सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगढ़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं था। और इस तरीके से पाजेब, जो कि बहुत आजकल चलन में थी, बुआ लाती है और मुन्नी उसे पहनती है और अपनी हर एक सहेली को दिखाती है और खूब खुश होती है। और इस तरीके से वो पायल जो है उसके पैरों में पहनने के बाद बहुत ही सुघड़ लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। और इस तरीके से बच्ची की खुशी का कोई ठिकाना नहीं दिखता। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, अब आशुतोष की चर्चा शुरू हो रही है यहाँ पे, जो कि मुन्नी का बड़ा भाई है। पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। यानी मुन्नी जिस गौरव के साथ अपनी पाजेब अपनी सहेलियों को दिखाती थी, उसी गौरव के साथ आशुतोष भी जो है उस गौरव को महसूस करता, और वो गौरव उसके लिए भी उतना ही बड़ा गौरव था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम बाइसिकल लेंगे। और इस तरीके से चर्चा खुलती है कि अगर मुन्नी ने पाजेब ली है, उसको पाजेब दी गई है, तो अब हमें बाइसिकल चाहिए, यानी हम बाइसिकल लेंगे, यानी बाइसिकल यानी साइकिल। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। और इस तरीके से बुआ के कहने पर, ये बताने पर कि लड़कियों की तरह उसे नहीं रोना है, जिद तो सिर्फ लड़कियां करती हैं और रोती भी लड़कियां ही हैं, इसलिए तुमको जन्मदिन पर अगर बाइसिकल देने की बात कही गई है तो आपको तभी मिलेगी। और आशुतोष बाबू जो है बाइसिकल लेने के लिए मान जाते हैं जन्मदिन वाले दिन। बुआ ने कहा कि हाँ, ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। और वही इतवार का दिन है जब बुआ आती है, मुन्नी को पाजेब दिलाती है, मुन्नी अपनी खुशी का इजहार करती है, और इसी के साथ आशुतोष को भी बाइसिकल मिलने का वादा मिलता है। और इस तरीके से इतवार का दिन हंसी खुशी से पूरा होता है। शाम होने पर बच्चों की बुआ जो है चली जाती है। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी, यानी हल्की पाजेब थी, और खासे दाम लग गए थे। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी, बहुत बारीक काम वाली थी, अच्छी खासी पायल थी, तो खासे दाम भी लग गए थे, अच्छा पैसा लग गया था। इस वजह से उसे निकाल के खोने के डर से रख दिया गया। श्रीमती ने हमसे कहा कि क्यों जी, अच्छी तो लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूँ क्या? मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर ये हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरी पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई। तो अब घर में चर्चा उठती है। श्रीमती जी आके अपने पति से कहती हैं कि पायल जो है उसके इसका जोड़े में से एक पायल जो है गायब है, और एक तो हमारे पास है पर एक नहीं मिल रही है, जाने कहाँ गई, देखिए कहीं आपने देखी है तो। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं होगी, देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डालने का भी मंसूबा दिखाया। यानी उनके मन में आया कि अब यहाँ पे भी देख लिया जाए, जब तक पायल नहीं मिलती। जिस तरीके से घर में आप देखेंगे कि चीज़ें खोती हैं, तो जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज़ लगती है चीज़ें उठा कर रखी जाती है, चेक की जाती हैं, जब तक वो मिल नहीं जाती। मैंने कहा कि ये क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आई? जवाब में वह मुझे से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी, भूल हो गई होगी, एक रखी होगी और एक कहीं वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं 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 नहीं जा सकती।
इस पर श्रीमती कहा सुनी करने लगी, तो तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहाँ से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाली ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो ना हो बंसी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वहाँ वह मौजूद थी। और इस तरीके से ये बात बढ़ती चली जाती है। श्रीमती पायल ढूंढती हैं, नहीं मिलती है। चर्चाएं होती रहती हैं और चर्चा के दौरान ये सब बातें होती हैं कि अगर रखने के बाद से वहाँ गायब है तो किसी ने उठाई होगी। और श्रीमती का जो शक है वो पहले नौकर पे जाता है, जैसा कि होता है कि बंसी नौकर ने निकाली होगी, मैंने तो वहीं रखी थी और वहाँ मौजूद थी। मैंने कहा कि तो उससे पूछा? बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा कि तो फिर? श्रीमती जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है ही नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस तुमसे। श्रीमती झल्लाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे अब। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? और इस तरीके से श्रीमती अपनी झल्लाहट ये कहकर निकालती है कि तुमने ही नौकरों को सर चढ़ा रखा है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मैंने पूछा कि तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूँ कि किसी ने उसे बक्स में से निकाला ही है और 16 में 15 आने ये बात, ये बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली, मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं, जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? और इस तरीके से श्रीमती जब अपना शक जो है दावे के साथ पक्का होने का कहती हैं कि हो ना हो ये उनका बंसी नौकर ही है जिसने ये उठाए हैं, कोई और फरिश्ता तो आएगा नहीं इसे लेने के लिए। तो श्रीमान जो हैं वो कहते हैं आशुतोष से भी पूछा तुमने कि नहीं? आशुतोष जो कि मुन्नी का बड़ा भाई है बोले कि पूछा था, वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद करता रहा, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम ही हो उस पतंग की शह देने वाले। और इस तरीके से श्रीमती फिर से श्रीमान पर आरोप लगाती हैं कि लड़के को भी बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोला कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी, बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग, हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो आया जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए। और इस तरीके से श्रीमान अपने मन ही मन ये सोच रहे हैं कि अगर ये गलत काम उससे हुआ है तो गलत काम के लिए डांटना जो है, क्रोध दिखाना ही जो है उसका एकमात्र इलाज नहीं, बल्कि करुणा यानी कि बच्चे से प्यार से पेश आना ही इसका इलाज है। रोष का अधिकार नहीं है, यानी हम गुस्सा नहीं कर सकते, जो कि गलत है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, और प्रेम से ही जब बातें की जाएंगी तो उसी से ही अपराध वृत्ति, जो अपराध करने वाली जो आदतें होती हैं उनको जीता जा सकता है, यानी उन्हें ख़त्म किया जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं, यानी डरा धमकाकर ये चीज़ें ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है और गलत भी है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़ी दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे, जैसे कि वो परेशान हो रहा हो। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से
यानी गुस्से से स्थिर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। यानी उस वक्त श्रीमान के मन मस्तिष्क में ये बात चली कि उग्रता दिखाने का अर्थ होता है कि ये गलती का लक्षण है, यानी ये उससे चोरी हुई है, तो उग्रता दोष का लक्षण होता है। मैंने कहा कि बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई हो, वह पाजेब मिल जाएगी, मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आशु से तुमने पूछताछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। श्रीमान को लगता है कि बच्चे ने चोरी की है और इसी के लिए वो एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर सहानुभूति दिखाना चाहता है, जिससे कि वो उसको डरा धमका के नहीं बल्कि प्यार से जो है उससे ये बातें निकलवाई जाए कि उससे ये गलती हुई है। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती है। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, नहीं डरावनी हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यानी वो इस स्थिति तक आ सका, ये भी एक बहुत बड़ी गलत बात है, ये एक डरावनी बात है। ये हमारी आलोचना है, यानी ये हमारी गलती है, हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? कुछ देर वह नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था और चेहरे पे आने वाले हर एक एक्सप्रेशंस को वो चेक करते और आशुतोष के चेहरे पे आने वाले हर एक एक्सप्रेशन को चेक करके वो ये समझने की कोशिश करते कि आशुतोष ने आखिर ये काम को अंजाम दिया है या नहीं। मैंने आश्वासन दिया और कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक बताओ बेटा, कैसे हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में ले लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया, उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुश हो आई, उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और उसकी बलैयाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना, जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया कि वह बोला कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास ना हुई तो वह देगा कहाँ से? और इस तरीके से जब उसने चोरी नहीं की और पिता की बातों पर हामी भर देने के कारण और छुन्नू से वापस वो पायल लाने की बात कहने पर बच्चे के मन में प्रश्न आता है कि जब उसको उसने दी ही नहीं तो वो पाजेब उससे लाएगा कैसे? अंत में हारकर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे, नई पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? होगी। जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई और इस तरीके से बच्चे का ये व्यवहार वो
इस मनोविज्ञान को यहाँ पर नहीं समझ पाया कि बच्चे ने जब वो काम किया ही नहीं है तो वो छुन्नू के पास से उस पाजेब को लाएगा कहाँ से। और इस तरीके से यहाँ पर पिता को लगता है कि बच्चे ने चीज़ लेकर जो है इधर उधर की है अपने शौक़ की चीज़ों को लेने के लिए, लेकिन वो ज़िद की वजह से जो है और अपने हठ की वजह से जो है वो चीज़ें नहीं कर रहा है। अब उसे वो चीज़ें गलत लग रही है। जो अभी तक समझदारी दिखा रहे थे कि बच्चे से प्यार से पेश आकर ये चीज़ें करवानी चाहिए, अब वो समझदारी कहीं ना कहीं अपना बैलेंस बिगाड़ रही है। मैंने कहा कि तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है, क्या किया है, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ जाओ, जहाँ वो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा हुआ मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जरा जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना, जाओ तुम कहो तो। छुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा कि हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए। कहती जाती इस तरीके से जब छुन्नू पर भी वो गलत इल्ज़ाम जो है पास हो गया कि क्योंकि आशुतोष ने गलत हामी भरी, और हामी भरने के उपरांत ये हुआ कि छुन्नू तक वो पायल गई है। तो छुन्नू से और उसकी माँ से भी पूछताछ की गई। छुन्नू जो है साफ साफ इस बात पर अपनी बातें करता है कि नहीं, वो पायल उस तक नहीं आई है, लेकिन उसकी बात पर वो विश्वास नहीं किया गया। और इस तरीके से छुन्नू की माँ को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई कहती है कि हाय रे, अब हम तो चोर साबित हो गए, ये कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकल कर लाते क्यों नहीं? तब जानू, अब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर के बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। और इस तरीके से छुन्नू की माँ जो है, जो दोबारा छुन्नू को बुलाती है और सबके सामने बोलती कि कहा क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो तो। और इस तरीके से यहाँ पर बार बार बच्चों से वही प्रश्न किया जा रहा है जो उन्होंने नहीं किया। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। अब यहाँ पर लोग जो है कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं बातों की, और इस तरीके से उनका शक जो है वो विश्वास में बदलता सा दिख रहा है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं था, और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था।
खैर मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। और इस तरीके से बातों को शांति की ओर ले चलते हुए श्रीमान जो है इस तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ? मैंने कहा छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों ज्यों मैंने उन्हें दिलासा दी, उन्हें नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छने आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। और इस तरीके से छुन्नू की माँ जो है वो उस पर अपना क्रोध दिखाती दिख रही थी। बोलती हैं कि कुलच्छने यानी कि गलत लक्षण वाले, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर जिस तिस भांति बखेड़ा टाला और इस तरीके से ये जो बवाल फैला उसको ख़त्म किया गया। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका और जाते वक्त श्रीमती को कह दिया कि देखा, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वे छुन्नू के पास हैं। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर ये सब उसके पेट में से निकाला है। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हो रहा था। और इस तरीके से वो आता तो है घर, लेकिन वो ज़्यादा कोई खुश नज़र नहीं आता। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, खुशी नहीं प्रतीत हो रही थी। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम ना देते? सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। और इस तरीके से वो अपने बेटे को समझाने लगते कि पैसों की ज़रूरत हो तो हमसे मांग लो, पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वह छुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार कहा हाँ, कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 इकन्नी थी या दुअन्नी, और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्नियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी इकन्नियाँ थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं तो। और इस तरीके से गुस्सा जो है अपने पूरे जोश में आ गया। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई?
वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन है? कौन सा है? दाई तरफ का, वह चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ समझ नहीं सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया, सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पहले पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल यानी सबसे पहले तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, हवाले कर दूंगा। सुपुर्द यानी हवाले कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे सरोकार नहीं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मतलब सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ, यानी बहुत गुस्सा आ रहा था श्रीमान को। बोले, इसमें बात क्या है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं तो समझता नहीं है, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा, जैसा कि बच्चों को पकड़ने पर अगर वो उनका मन नहीं होता है तो अपने हाथ पैर छुड़ाने को अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज़ मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 बरस का लड़का होने आया, फिर भी देखो ना, किसी की बात उसे समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते ही हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वो कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कस चाटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट! इस बार वह आध 1 घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता ही नहीं दिखता हो। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास ना था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है, होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की ज़रूरत नहीं, समझे? यानी कि पतंग वालों से पूछताछ करो, अगर वो आसानी से बात नहीं करते हैं तो संभल कर बात करने की ज़रूरत नहीं है, सख्ती से बात करना। प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई तुमसे, क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, वह मुँह डाल कर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोते पाया गया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, यानी दया आई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा कि मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम तो समझदार लड़के हो
और इस तरीके से जो श्रीमान है वो बच्चे से किसी न किसी तरीके से ये बात निकलवाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के जो हाव भाव हैं उसे कुछ खासा समझ नहीं आते हैं। वो उसे पैसे देकर, प्यार से, डांट कर, मार कर, हर तरीके का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन बातें कुछ समझ में नहीं आती दिखती। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो छन्नू को भी साथ ले जाना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला था, कितने में सामने उसकी बुआ आ गई और इस तरीके से बातें चल ही रही थी और यहाँ पर बच्चे से ये बात निकलवाने की कोशिश की जा रही थी और बार बार वो यही बोल रहा था कि अगर उसके पास पाजेब नहीं हुई तो फिर क्या किया जाएगा, और वो खुद भी यही बोलता कि पाजेब वो देकर आया है, 5 आने में दे के आया। छुन्नू और आशुतोष दोनों इस वाकये में शामिल है। बुआ आ जाती है। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा, यानी वो अभी भी उदास ही है। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। फिर वो नहीं जाना चाहता और इस तरीके से वो जाने के लिए आनाकानी कर रहा है। बुआ ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा बंसी तू भी साथ जा, बीच से लौटने ना पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, ज़रा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि इस चर्चा जो है स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। और इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली इसमें वो कागज़ है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। ये कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा कि ये क्या? बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। और इस तरीके से यहाँ पर लेखक के माध्यम से दिखाया गया है कि किस तरीके से पूरे पाठ में, पूरे लेख में बच्चे के मन के साथ इतना खिलवाड़ होता है। बच्चा है, उसे चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, वो मनमौजी होता है, ना तो उसमें चतुरता होती है, ना चालाकी होती है, ना समझ होती है। वो पता नहीं किस समझ के चलते माँ बाप के हर एक बात पर हाँ ना का जवाब तो देते हैं। लालच तो होती है इनमें, कई बार वो भटक भी जाते हैं, लेकिन उनके मनस्थिति को समझना बहुत मुश्किल है। वो गलत करें ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समझना पड़ता है बच्चों को। जब बुआ ने पाजेब सामने रखी तो उस वक्त श्रीमान को लगा जैसे कोई बिच्छू सामने पड़ा हो। इतनी मशक्क़त बच्चे के साथ उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, एक तरीके से उसकी मनःस्थिति को कोई समझ ही नहीं पा रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर लेखक जो है बाल मनोविज्ञान को इस तरीके से पेश करते हैं कि बच्चों की मनःस्थिति कितनी मासूम होती है और उसके साथ उसकी मनःस्थिति को समझने के लिए मोहब्बत बरकरार रखनी पड़ती है।